रसायन शास्त्र की दुनिया में आपका स्वागत है। एक नोबेल पुरस्कार विजेता हैं रोवाल्ड हॉफमैन। उन्होंने कहा था, केमिस्ट्री अणुओं और उनके बदलावों की कहानी है। मतलब ये सिर्फ 100-125 एलिमेंट्स की कहानी नहीं है, बल्कि उनसे बनने वाले जो अनगिनत मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कहानी है। बिल्कुल। और आज हम इसी दिलचस्प दुनिया में थोड़ा गहराई से उतरने वाले हैं। हम केमिस्ट्री की कुछ बुनियादी बातों को समझेंगे, लेकिन एक अलग नज़रिए से। हम देखेंगे कि इस साइंस की जड़ें कहाँ तक जाती हैं, खासकर प्राचीन भारत में, और कैसे वो जड़ें आज हमारी जिंदगी के हर हिस्से को छू रही हैं। सही कहा। और ये जानना मतलब बहुत ज़रूरी है कि केमिस्ट्री सिर्फ लैब में सफ़ेद कोट पहनकर टेस्ट ट्यूब हिलाना नहीं है। हम्म। ये तो हमारे किचन में भी है। दूध से दही जमना, गन्ने के रस का सिरका बन जाना, या बालकनी की रेलिंग पर जंग लगना। हाँ, ये सब तो रोज ही देखते हैं। ये सब केमिकल बदलाव ही तो हैं। आज हम इन बदलावों के पीछे की साइंस और उसकी हजारों साल पुरानी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उस दौर से जब केमिस्ट्री नहीं बल्कि एक तरह का जादू मानी जाती थी। हाँ। इसकी शुरुआत दो बड़ी ही कह सकते हैं अजीबोगरीब चीजों की तलाश से हुई थी। पहली थी पारस पत्थर यानी फिलोसोफर स्टोन। अच्छा। जिसके बारे में कहा जाता था कि वो किसी भी मामूली धातु को सोने में बदल सकता है। और दूसरी थी अमृत या एलिक्सर ऑफ लाइफ, एक ऐसा शरबत जो इंसान को अमर बना दे। हाँ। जाहिर है ये चीजें कभी किसी को मिली तो नहीं, लेकिन इन्हें ढूंढने की कोशिश में ही कीमियागरी, जिसे एल्केमी कहते हैं, उसका जन्म हुआ। अच्छा। लगभग 1300 से 1600 ईस्वी के बीच इसी कीमियागरी ने अनजाने में कई केमिकल प्रोसेस और तरीकों की खोज कर डाली। और फिर 18वीं सदी में जाकर यूरोप में मॉडर्न केमिस्ट्री ने शक्ल ली। लेकिन कहानी का एक बहुत बड़ा और शायद ज्यादा दिलचस्प हिस्सा तो उस वक्त भारत में लिखा जा रहा था। बिल्कुल सही कहा। जब यूरोप में कीमियागार सोने और अमृत की तलाश में थे, भारत में रसायन शास्त्र एक बहुत ही विकसित विज्ञान बन चुका था। यहाँ इसे रस तंत्र, रस क्रिया या रस विद्या जैसे नाम दिए गए थे। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं थी, इसका प्रैक्टिकल इस्तेमाल कमाल का था। प्रैक्टिकल इस्तेमाल से आपका क्या मतलब है? क्या इसके कोई सबूत है? सबूत? और ये हजारों साल पुराने सबूत हैं। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की खुदाई को ही देख लीजिए। अच्छा। आज से 5000 साल पहले वो लोग पक्की ईंटों से घर बना रहे थे। अब ईंट को पकाना अपने आप में कंट्रोल्ड केमिकल प्रोसेस है। सही बात है। वो बड़े पैमाने पर मिट्टी के बर्तन बना रहे थे। कुछ बर्तनों पर तो शीशे जैसी चमक है, जिसे ग्लेज्ड पॉटरी कहते हैं। ये सब बिना केमिस्ट्री की गहरी समझ के मुमकिन ही नहीं था। मतलब ये सिर्फ मिट्टी पकाना नहीं था, वो उसके केमिकल गुणों को बदल रहे थे। बिल्कुल। और सिर्फ यही नहीं, वो कंस्ट्रक्शन में जिप्सम सीमेंट का इस्तेमाल कर रहे थे। हड़प्पा के कारीगर तो फैंस नाम का एक मटेरियल बनाते थे। फैंस, ये क्या होता है? ये एक तरह का शुरुआती कांच था। इससे वो मोतियों और गहनों जैसी खूबसूरत चीजें तैयार करते थे। और धातुओं का क्या? मैंने सुना है कि उस दौर का मेटल वर्क भी काफी एडवांस था। एडवांस कहना तो कम होगा, वो अपने वक्त से बहुत आगे थे। वो तांबे को टिन और आर्सेनिक के साथ मिलाकर कांसा यानी ब्रॉन्ज बना रहे थे, जो ज्यादा मजबूत होता है। अच्छा, एलॉय बनाना। हाँ, एक तरह की मिश्र धातु या एलॉय बनाना, जो अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है। दक्षिण भारत में मास्की और उत्तर में हस्तिनापुर जैसी जगहों पर तो 1000 ईसा पूर्व के बने कांच के बर्तन मिले हैं। कमाल है। और कमाल की बात यह है कि वो कांच में अलग अलग मेटल ऑक्साइड मिलाकर उसे रंगना भी जानते थे। ये सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि वो लोग मटेरियल के साथ किसी एक्सपर्ट की तरह खेल रहे थे। आप इसे एक आर्ट और साइंस का संगम कह सकती हैं। ऋग्वेद में चमड़े की टैनिंग और कपास को रंगने का जिक्र मिलता है। उत्तरी भारत में खास तरह के काले पॉलिश वाले बर्तन मिले हैं, जिनकी चमक आज भी एक रहस्य है। आज के वैज्ञानिक भी उस क्वालिटी को दोबारा नहीं बना पाए हैं। सच में? हाँ, सोचिए वो अपनी भट्टियों के तापमान को कितने सटीक तरीके से कंट्रोल करते होंगे। मतलब ये सिर्फ तुक्के से नहीं हो रहा था, इसके पीछे एक स्थापित ज्ञान था। बेशक, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में समुद्र से नमक बनाने की पूरी प्रक्रिया लिखी है। चरक संहिता जैसे मेडिकल ग्रंथों में सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाने के तरीके दिए गए हैं। अच्छा। सुश्रुत संहिता में क्षार यानी एल्कलीज के महत्व को समझाया गया है। यह सब दिखाता है कि नॉलेज को बाकायदा लिखा जा रहा था और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जा रहा था। और नागार्जुन का नाम भी तो इसी सिलसिले में आता है ना? हाँ, नागार्जुन एक बहुत बड़े वैज्ञानिक और धातुकर्मी थे। उनकी किताब रस रत्नाकर में पारे यानी मर्क्यूरी
के कंपाउंड्स पर बहुत काम मिलता है। उन्होंने सोना, चांदी, टिन जैसी धातुओं को उनके अयस्कों ओर्स से निकालने के तरीके बताए हैं। यहाँ तक कि रसोपनिषद जैसे ग्रंथों में तो बारूद बनाने के मिश्रण का भी जिक्र है। एक मिनट, बारूद? मुझे लगा था कि इसका आविष्कार चीन में हुआ था। देखिए, इतिहास में कई बार चीजें एक साथ अलग अलग जगहों पर विकसित होती हैं। भारतीय ग्रंथों में सल्फर, चारकोल और शोरे के इस्तेमाल का जिक्र मिलता है, जो बारूद के मुख्य घटक हैं। दिलचस्प है। एक और दिलचस्प नाम है चक्रपाणी का। माना जाता है कि उन्होंने मर्क्यूरी सल्फाइड की खोज की थी और साबुन का आविष्कार भी किया था। साबुन? हाँ, उन्होंने साबुन कैसे बनाया? सरसों के तेल और कुछ क्षार यानी अल्कलाई को मिलाकर। बाद में 18वीं सदी तक तो भारतीय लोग अरंडी का तेल और महुआ के बीजों से भी साबुन बनाने लगे थे। ये तो एक तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेहतरीन उदाहरण हो गया। बिल्कुल। और इस सब का सबसे बड़ा सबूत शायद अजंता और एलोरा की गुफाओं की पेंटिंग्स हैं। हाँ, जो 1000 साल बाद भी ऐसी लगती हैं जैसे कल ही बनी हो। और उसका राज भी हमारे प्राचीन ग्रंथों में छिपा है। 6ठी शताब्दी के ग्रंथ बृहद संहिता में एक खास तरह का चिपचिपा पदार्थ बनाने की विधि दी गई है, जिसे दीवारों पर लगाया जाता था। अच्छा। और ये पूरी तरह से पेड़ पौधों, फलों और बीजों के रस से बनता था। ये दिखाता है कि वो नेचुरल पॉलीमर्स की कितनी गहरी समझ रखते थे। लेकिन दुख की बात यह है कि 20वीं सदी में जब पश्चिमी साइंस और तकनीक का असर बढ़ा, तो हमारा ये पारंपरिक ज्ञान कहीं पीछे छूट गया। ये तो सिर्फ केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल इस्तेमाल की बात हुई। लेकिन एक और कॉन्सेप्ट है जिसने मुझे सच में हैरान कर दिया। हम सबने स्कूल में जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ा है। हाँ। डाल्टन से सदियों पहले भारत में किसी ने परमाणु की बात की थी। ग्रंथ वैशेषिक सूत्र में एक थ्योरी दी थी। क्या कहा था उन्होंने? कणाद ने कहा था कि दुनिया की हर चीज बहुत ही छोटे छोटे कणों से बनी है, जिन्हें और तोड़ा नहीं जा सकता। उन्होंने इन कणों को परमाणु नाम दिया। परमाणु? हाँ। उन्होंने ये भी बताया कि ये परमाणु हमेशा गति में रहते हैं और अलग-अलग चीजों के परमाणु भी अलग-अलग होते हैं। वो आपस में जुड़कर द्विअणुक या त्रिअणुक बना सकते हैं। एक मिनट, ये तो डाल्टन की थ्योरी से बहुत मिलता जुलता है। क्या ये सिर्फ एक फिलोसॉफिकल आइडिया था या इसका कोई प्रैक्टिकल इस्तेमाल भी था? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। और नहीं, ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं थी। चरक संहिता में बीमारियों के इलाज के लिए धातुओं की भस्म का इस्तेमाल करने के बारे में बताया गया है। अच्छा, भस्म। ये तो कमाल है। मतलब प्राचीन भारत की केमिस्ट्री की समझ सिर्फ चीजें बनाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि वो पदार्थ की सबसे बुनियादी बनावट तक पहुंच गई थी। चलिए, अब इस ऐतिहासिक सफर से आज की दुनिया में आते हैं। आज केमिस्ट्री हमारी जिंदगी में क्या भूमिका निभा रही है? आज तो केमिस्ट्री के बिना जिंदगी की कल्पना करना भी मुश्किल है। मौसम का पैटर्न समझने से लेकर हमारे दिमाग के काम करने के तरीके तक, और कंप्यूटर के चलने तक। हाँ, हर चीज के पीछे केमिस्ट्री है। और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में? रोजमर्रा की जिंदगी तो इसी से चलती है। खेतों में इस्तेमाल होने वाले फर्टिलाइजर, कीटनाशक, हमारे घरों में साबुन, डिटर्जेंट, दवाएं, सब केमिस्ट्री की ही देन है। दवाएं तो बहुत जरूरी हैं। सोचिए, कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली सिस्प्लैटिन और टैक्सोल जैसी दवाएं, या एड्स के मरीजों के लिए एजीटी, ये सब केमिस्ट्री के बिना बन ही नहीं सकती थी। तो ये सिर्फ सहूलियत की चीजें नहीं बना रही हैं, बल्कि जिंदगी भी बचा रही है। बिल्कुल। और सिर्फ यही नहीं, ये पर्यावरण को बचाने में भी मदद कर रही है। जब पता चला कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFCs ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो केमिस्ट्स ने ही उनके सुरक्षित विकल्प तैयार किए। आज जो सुपर कंडक्टिंग सिरेमिक्स और ऑप्टिकल फाइबर जैसी चीजें बन रही हैं, जिनसे टेक्नोलॉजी में क्रांति आ रही है, वो सब मटेरियल साइंस की देन है, जो केमिस्ट्री का एक हिस्सा है। और ये सभी आधुनिक चमत्कार, चाहे वो दवाएं हो या नए मटेरियल, ये इसलिए संभव हुए क्योंकि हमने पदार्थ को उसके सबसे बुनियादी स्तर पर समझना शुरू किया। सही पकड़ा आपने। दिलचस्प बात यह है कि पदार्थ की ये समझ भी उतनी ही पुरानी है जितना कि हमारा इतिहास। बिल्कुल। पदार्थ की अवस्थाओं को समझना ही इसका पहला कदम है। हम सब जानते हैं कि पदार्थ के 3 मुख्य रूप हैं: ठोस, तरल और गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। हाँ, और इनका सारा खेल उनके अंदर के मॉलिक्यूल्स की पैकिंग और एनर्जी का है। जैसे ठोस में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कसकर बंधे होते हैं, इसलिए उसका आकार फिक्स होता है। तरल में वो थोड़े ढीले होते हैं, इसलिए वो बर्तन का आकार ले लेता है। और गैस में तो वो पूरी तरह आजाद घूमते हैं। मुझे आज भी स्कूल की वो क्लास याद है जब ये जानकर मेरा दिमाग चकरा गया था कि पानी जो आग बुझाता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। हाँ। जिनमें से एक गैस खुद जलती है और दूसरी जलाने में मदद करती है। हाँ, यही तो केमिस्ट्री का जादू है। जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट मिलकर एक नया कंपाउंड बनाते हैं, तो उस नई चीज के गुण अपने पुराने घटकों से बिल्कुल अलग हो सकते हैं।
पानी इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो उनकी अपनी पहचान खत्म हो जाती है और एक बिल्कुल नई पहचान वाला मॉलिक्यूल H2O बन जाता है। और इसी तरह चीजों को मिलाने से मिश्रण यानी मिक्सचर भी बनते हैं ना, जैसे चीनी और पानी का घोल। हाँ, लेकिन कंपाउंड और मिक्सचर में एक बड़ा फर्क है। मिक्सचर में चीजें सिर्फ फिजिकली साथ होती हैं, अपना गुण नहीं खोती। आप चाहें तो पानी को उबालकर चीनी वापस पा सकती हैं। अच्छा। लेकिन कंपाउंड में केमिकल बॉन्ड बन जाता है जिसे तोड़ना मुश्किल होता है। आप पानी को उबालकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग नहीं कर सकती। उसके लिए आपको इलेक्ट्रोलिसिस जैसा केमिकल प्रोसेस करना होगा। जब हम इन सब चीजों की इतनी गहराई से स्टडी करते हैं तो जाहिर है कि हमें इन्हें बहुत सटीक तरीके से मापना भी पड़ता होगा। सटीकता ही केमिस्ट्री की आत्मा है। आप थोड़ा सा भी कुछ कम या ज्यादा कर दें तो नतीजा कुछ का कुछ हो सकता है। इसीलिए पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों ने मिलकर एक स्टैंडर्ड सिस्टम बनाया जिसे हम SI सिस्टम कहते हैं। इसमें लंबाई के लिए मीटर, वजन के लिए किलोग्राम और समय के लिए सेकंड जैसी 7 बेसिक यूनिट्स तय की गई हैं। यहाँ पर वजन और द्रव्यमान यानी मास के फर्क को समझना भी जरूरी है ना? लोग अक्सर इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं। ये एक बहुत जरूरी बात है। द्रव्यमान यानी मास किसी चीज में मौजूद पदार्थ की कुल मात्रा है। ये कभी नहीं बदलता, चाहे आप पृथ्वी पर हो या चांद पर। अच्छा। लेकिन भार यानी वेट उस चीज पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण का बल है। क्योंकि चांद पर गुरुत्वाकर्षण कम है, इसलिए वहां आपका भार कम हो जाएगा, जबकि आपका द्रव्यमान उतना ही रहेगा। इसीलिए साइंटिफिक कैलकुलेशन में हमेशा मास का इस्तेमाल होता है, वेट का नहीं। तो आज हमने वाकई एक लंबी यात्रा की है। हमने प्राचीन भारत के रसतंत्र और आचार्य कणाद के परमाणु से शुरुआत की, फिर देखा कि कैसे पारस पत्थर की तलाश ने केमिस्ट्री को आगे बढ़ाया। कि आज हमारी जिंदगी में केमिस्ट्री की भूमिका कितनी बड़ी है और कैसे पदार्थ के गुण उसके मॉलिक्यूल्स के व्यवहार पर निर्भर करते हैं। ये सफर दिखाता है कि ज्ञान कैसे हजारों सालों में धीरे धीरे विकसित होता है, कैसे हमारे पूर्वजों के ऑब्जर्वेशन और प्रयोगों ने उस नींव को रखा जिस पर आज की मॉडर्न साइंस की इमारत खड़ी है। बिल्कुल। और इसी सोच के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। हमने बृहद संहिता जैसे प्राचीन ग्रंथों की बात की, जिनमें पेड़ पौधों के रस से ऐसे लेप बनाने के तरीके लिखे हैं जिनकी वजह से अजंता एलोरा की पेंटिंग्स आज भी जिंदा हैं। हाँ। ऐसी ना जाने कितनी तकनीकें और फॉर्मूले उन पुरानी किताबों में बंद हैं जिनकी आज तक मॉडर्न साइंटिफिक तरीकों से जांच नहीं हुई है। जरा सोचिए, अगर हम उस प्राचीन ज्ञान को आज की एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ दें तो भविष्य के लिए क्या नई संभावनाएं खुल सकती हैं।